नमस्ते। मैं हूं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी राजा और लोहार भाग 2। परीक्षा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जीवन के हर पड़ाव पर हमें किसी न किसी रूप में कोई न कोई परीक्षा देनी होती है और एक सफल जीवन उसी के द्वारा निर्धारित होता है। इस कहानी में भी राजकुमार अरविंद और लोहार उदय एक महत्वपूर्ण परीक्षा से गुजर रहे हैं। एक राजकुमार जो राजा बनने तक की एक रोमांचक यात्रा पर है और एक लोहार जो एक राजा बनने के आखिरी पड़ाव पर है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी में आगे क्या होता है। क्या राजकुमार अरविंद राजा बनेंगे या लोहार उदय राजा बनेंगे? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन ये जानने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बुजुर्ग ने अरविंद की ओर देखकर लोहे के टुकड़े की तरफ इशारा किया और हथौड़ा उनकी तरफ बढ़ा दिया। अरविंद ने सेनापति की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरविंद ने हथौड़ा लिया और गर्म सुर्ख लाल लोहे के टुकड़े पर वार कर दिया। ये पहली बार था जब अरविंद ने कोई हथौड़ा हाथ में लिया था और उसका उपयोग किया। कुटिया के बाहर हथौड़े और लोहे के टकराव की आवाज आ रही है जो दूर दूर तक जंगल में गूंज रही है। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा।
अरविंद, जो कभी राजकुमार थे, एक लोहार का कार्य सीख रहे हैं। वो कुटिया से बाहर आकर बैठ गए और उनके पास सेनापति आकर बैठे। पानी पीते हुए अरविंद ने कहा, हमें यहाँ कब तक रहना होगा? सेनापति ने जवाब दिया, जब तक आप इस कार्य में निपुण ना हो जाएं, या कम से कम ये कार्य करने योग्य ना हो जाएं। अरविंद ने कहा, निपुणता हासिल करने में तो समय लग जाएगा। सेनापति ने कहा, उसके बाद हम ताजपुर गांव चलेंगे, जो एक बेहद खूबसूरत जगह है। पहाड़ी के पास बसा एक गांव। सेनापति ने कुछ सोचते हुए कहा, तो उस पर अरविंद ने कहा, उम्मीद है मुझे भी वहां ऐसा ही कुछ लगेगा। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। सेनापति रणवीर ने कहा, अगर आपको राजा बनना है तो राजा चित्रभानु की दी गई इस परीक्षा में सफल होना होगा। अरविंद ने कहा, ये एक परीक्षा है? सेनापति ने कहा, हाँ, आपके लिए तो ये एक परीक्षा ही है। अरविंद ने कहा, मुझे नहीं पता महाराज ने क्या सोचकर मुझे इस परिस्थिति में डाला है। शायद उन्हें लगता है एक लोहार की जिंदगी जीने से मैं एक बेहतर इंसान बन पाऊंगा। सेनापति ने कहा, यही तो उनका लक्ष्य है। अरविंद ने कहा, वैसे वो बरसों से इस लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं, पर मैं सुधर नहीं पाया। पर इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर अरविंद ने मन ही मन कहा, मुझे बस ये समय निकालना है, किसी भी तरह से। एक बार यहां से निकल जाऊं, फिर तो राजा बन ही जाऊंगा। सेनापति शांत बैठे रहे, जैसे उन्हें राजा की बनाई हुई योजना पर पूरा भरोसा था। और दूसरी ओर लोहार उदय ने सारे पड़ाव पार कर लिए थे। अब वो एक राजकुमार थे। कभी एक लोहार की जिंदगी जीने वाले अब राजपाट का कार्य सीख रहे थे। और यहाँ राजकुमार अरविंद एक लोहार की जिंदगी में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी और वो पूरी तरह से बदल रहे थे। दोनों ओर अनोखी और विस्मित कर देने वाली भूमिका देखने को मिल रही थी। एक रोज जब अरविंद कुटिया के अंदर काम कर रहे थे और सेनापति कुटिया से बाहर बैठे थे, अरविंद ने लोहे को आकार देते हुए बुजुर्ग से पूछा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस भट्टी की तरफ देख रहे थे। कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर अरविंद ने फिर कहा, आप बोलते नहीं हैं, कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। नहीं, ठीक है, रहने दीजिए,
वैसे भी नाम जानकर हो भी क्या जाएगा। अरविंद कुछ ना कुछ बोलते रहे, इस उम्मीद में कि कभी बुजुर्ग उसकी बात का जवाब दे दे। पर ये बात साफ थी, बुजुर्ग बोलने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो सिर्फ इशारों में बात करते थे। कभी मुस्कुरा देते थे तो कभी कोई गलती हो जाने पर आंखों से ही सतर्क कर देते थे। अरविंद लगातार अपने कार्य में व्यस्त रहता। एकाएक उसे हथौड़े की थाप के बीच में एक अलग आवाज आई। वो रुक गए और सुनने लगे। कुछ क्षण बाद एक और आवाज आई, एक सीटी बजने की आवाज। अरविंद ने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगे। अरविंद भी बाहर की तरफ गए और सेनापति से पूछा, ये किसकी आवाज है? सेनापति ने बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा, लगता है वो आ गई है, चलो उन्हें लेकर आते हैं। अरविंद आप यहीं रुको, हम आते हैं। अरविंद ने कहा, नहीं, मैं भी चलता हूं, हो सकता है मेरी कोई जरूरत पड़ जाए। तो तीनों ही आवाज की तरफ बढ़ गए। दोपहर का समय था। सुरमई धूप अपनी ताल की आंच से वातावरण में अपने पंख फैलाकर उड़ रही थी। तीनों आवाज का पीछा करते हुए बरगद के पेड़ के करीब पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग महिला पेड़ के नीचे बैठे पंछियों से बातें कर रही थी। बहुत से अलग अलग तरह के पंछी उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला उन्हें कोई बहुत ही दिलचस्प अफसाना सुना रही थी। तीनों उससे कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। महिला ने उन्हें देखा और पंछियों को जाने के लिए कहा। तभी पंछी आवाज करते हुए उड़ गए। बुजुर्ग उनके पास गए तो महिला ने कहा, कितनी देर से सीटी बजा रही थी, कान में रुई डालकर सोए थे क्या? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे नहीं, हथौड़े की आवाज में आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। कुछ दूरी पर अरविंद ने बड़ी हैरानी के साथ सेनापति से कहा, ये बोलते भी हैं? सेनापति ने कहा, धीरे बोलिए, बिल्कुल बोलते हैं, और ये उनकी पत्नी है। अच्छा, तभी ये और किसी से बात नहीं करते हैं, अरविंद ने ठिठोली करते हुए कहा। अरविंद और सेनापति उनके तरफ बढ़े। बुजुर्ग ने महिला को दोनों से मिलवाया तो महिला ने कहा, यही है महोदय जिसे सुधारने के लिए यहाँ लाया गया है। अरविंद ने कहा, हाँ, वो खुशनसीब मैं ही हूं।
वैसे आप कैसे पंछियों से बात कर लेती हैं? मेरे पास तो वो ठहरते भी नहीं हैं। बुजुर्ग महिला मुस्कुरा दी और फिर सभी लोग आगे कुटिया की तरफ बढ़ गए। चलते हुए महिला ने कहा, इस विश्वास को बनने में बरसों का समय लगा है। किसी का विश्वास हासिल करने के लिए प्रेम और धीरज दोनों की आवश्यकता होती है। तुम्हारे पास इन दोनों में से क्या है? अरविंद सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास उन दोनों ही चीजों की कमी थी। अरविंद के जवाब न देने पर महिला ने कहा, फिर तुम कैसे राज करोगे? प्रेम और धीरज के बिना तुम किसी का भी विश्वास हासिल नहीं कर पाओगे। अरविंद ने जिज्ञासा से कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? महिला ने समझाया, धीरज तो तुम्हारे पास आ ही जाएगा। तुम लोहार जो बन गए हो। रही प्रेम की बात तो वो तुम्हें ताजपुर गांव में मिल जाएगा। लोहार के काम में धीरज की जरूरत होती है। ये गुण अपने आचरण में उतार लो। अरविंद ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी बातें सुनते रहे। वो एक प्रभावी महिला थी जो उनकी बातों में भी झलकता था। अरविंद उनकी बातों को अनसुना नहीं कर पाए, जैसे कि वो आमतौर पर दूसरों की बातों को करते आए थे। सभी कुटिया पहुंचे। अरविंद बिना कहे अपने अभ्यास में व्यस्त हो गए। महिला की बातों का उन पर गहरा असर हुआ था। दिन ढलते रहे, रातों के दिए जलते रहे और फिर बुझते रहे। चांद सूरज आसमां में डुबकियां लगाते रहे। समय यूं ही बीतता रहा और वो दिन भी आ गया जब अरविंद और सेनापति बुजुर्ग और महिला से विदा लेकर भूल भुलैया के जंगल से निकलकर ताजपुर गांव आ गए। उधर राज्य में उदय को राजगद्दी पर बैठा दिया गया था और उन्हें राजपाट का काम सौंप दिया गया था। उदय के कार्य की वाहवाही होने लगी थी। सभी मंत्रीगण उनकी प्रेम और मेहनत की प्रशंसा करते थे। प्रजा उनकी मुरीद होने लगी थी और दूसरी ओर अरविंद और सेनापति गांव में प्रवेश कर चुके थे। रास्ते में सेनापति रणवीर ने अरविंद को बताया, इस गांव में आपका नाम उदय होगा। कोई आपको लोहार कहेगा तो कोई उदय। यहाँ आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे सब आपको जानते हैं। आपको भी ऐसा ही दर्शाना है कि आप भी उन्हें जानते हैं। गांव पहुंचने पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलवा दूंगा जिन्हें आपको जानना चाहिए। अरविंद ने कहा,
पर वहां के सब लोग मुझे पहले से कैसे जानते हैं? सेनापति ने कहा, ये सब राजा की योजना का हिस्सा है। गांव वाले ऐसा दर्शाएंगे जैसे आप सिर्फ कुछ समय के लिए मेरे साथ कार्य के लिए बाहर गए थे। और सबसे जरूरी बात, आपका चरित्र यहाँ प्रेम भाव वाला होगा। आपको यहाँ सभी का आदर करना होगा, फिर वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। वो सभी भी आपके साथ इसी तरह पेश आएंगे। अरविंद ने कहा, ठीक है, और मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? सेनापति ने बताया, जब समय पूरा होगा मैं स्वयं आ जाऊंगा। आपको यहाँ आम दिनचर्या का ही पालन करना होगा। आपके पास लोग जो भी कार्य लेकर आए वो आप उन्हें करके दें। आखिरकार आप एक लोहार जो है, आप सबके लिए उदय हैं। अरविंद ने ठिठोली करते हुए कहा, जी बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने मेरा नाम ही बदला, चेहरा नहीं। दोनों के गांव पहुंचने पर लोग रास्ते में ही अरविंद को नमस्कार और प्रणाम करने लगे। शुरू में तो अरविंद ठीक से जवाब नहीं दे पाया, फिर वो भी सबको नमस्कार और प्रणाम करने लगा। दोनों उदय लोहार के घर पहुंचे। सेनापति ने कहा, अब यही आपका घर है जब तक आप यहाँ रहते हैं। मैंने आपको सभी जरूरी लोगों से मिलवा दिया है। आपको इस तरह पेश आना है जैसे आप उन्हें बरसों से जानते हैं। मैं अब चलता हूं। अरविंद ने तुरंत कहा, अरे आप कहां जा रहे हैं? सेनापति ने कहा, फिक्र ना करें, मेरी नजर हमेशा आप पर बनी रहेगी। और एक बात, जिस लिए आप यहाँ आए हो उस पर ध्यान देना। इतना कहकर सेनापति वहां से चले गए। अरविंद चाहते तो राज्य की ओर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अंदर बदलाव का बीज पनप चुका था। उनके अंदर पहले से ही एक दिव्य घटना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। जब वो उस भूल भुलैया वाले जंगल में थे, उन्हें अपने अंदर के बदलाव का पता भी नहीं चला। जब वो बुजुर्ग महिला आई, तब पहली बार उन्हें इसका आभास हुआ। वो एक आम इंसान की तरह लोहार का जीवन जीने लगे। सभी लोग अरविंद से इस तरह से मिलते थे जैसे वो उन्हें बरसों से जानते हों। अरविंद को लगता था ये सब महाराज और सेनापति के कारण है। उन्होंने सभी लोगों को इस योजना में शामिल कर लिया होगा। कई दिन बीत गए। अरविंद को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कभी कोई प्रेम भाव ना रखने वाले इंसान हुआ करते थे, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे। अब
पूरे गांव में अरविंद की छवि एक मिलनसार प्रेमी इंसान की हो गई थी। जिस तरह उदय वहां राज्य में एक नई किरण की तरह साबित हुए, उसी तरह यहाँ अरविंद गांव में एक सुनहरी भोर की तरह। एक रोज एक बच्ची अचानक अरविंद के यहाँ आ पहुंची। उसने कहा, उदय भाई, कहाँ गायब हो गए थे इतने दिनों से? उसे देखकर अरविंद पहचान तो नहीं पाया, क्योंकि एक यही थी जिनके बारे में सेनापति ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। अरविंद शांत बैठे रहे। बच्ची ने फिर कहा, क्या हो गया? भूल गए क्या आप मुझे? अरविंद ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, याद है मुझे। मैं बस कहीं खोया हुआ था। नहीं, जरूर कुछ बात है। आप भूल गए कि पिछली बार हम पहाड़ पे लुका छुपी खेलने गए थे। अरविंद ने तुरंत कहा, हाँ, बिल्कुल याद है, बड़ा मजा आया था। बच्ची ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हुए कहा, अच्छा, हम तो कभी गए ही नहीं वहां खेलने, बस घूमने गए थे। वैसे वहां लुका छुपी खेलने का विचार अच्छा है। अरविंद ने कहा, हाँ, माफ करना, मैं आपको नहीं पहचानता, पर आप मुझे कैसे जानती हो? बच्ची ने बताया उसका नाम दिव्या है और उन्हें उदय के बारे में भी सब बताया। ये भी बताया कि वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी, आकर देखा तो आप मिले। अब आप बताइए, आप कौन हैं? अरविंद ने भी उसे सब बता दिया। अरविंद को सब समझ में आ गया। उससे जो भी कहा गया था वो सब सच नहीं था। लोहार उदय वास्तव में एक इंसान है, जिसकी जगह वो आज था। उस बच्ची दिव्या को देखकर वो सब समझ गया। महाराज और सेनापति दिव्या को इस योजना में शामिल करना भूल ही गए। दिव्या ने कहा, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए और हमारे उदय भाई को हमारे पास भेज दीजिए। अगर आप यहाँ हैं तो वो जरूर आपकी जगह राज्य में होंगे। अरविंद ने सोचते हुए कहा, नहीं, अगर सब यही चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, तो मुझे यहीं रहना चाहिए। दिव्या ने कहा, आपका पता नहीं, पर उदय भाई वहां नहीं रहना चाहते होंगे। उन्हें अपनी जीवन शैली से प्यार था। उन्हें कोई राजपाट नहीं चाहिए। आपको उन्हें यहाँ लाना होगा। मुझे उनसे मिलना है। और आखिरकार अरविंद राज्य जाने के लिए राजी हो गए, पर उन्होंने तय किया कि वो एक लोहार के भेष में ही जाएंगे। वो राज्य में दाखिल हुए
और खुफिया रास्ते से महल में और फिर सीधा अपने कक्ष में, जहां उनके सामने लोहार उदय एक राजा के भेष में विराजमान थे। रात का समय था, हर तरफ शांति थी। उदय अरविंद को देखकर चौंके नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, राजकुमार अरविंद, हमें पता था आप एक रोज जरूर आएंगे। आइए, बैठिए। अरविंद ने कहा, आप कौन हैं? ये सब क्या है और ये किस तरह का षड्यंत्र है हमारे खिलाफ? उदय ने कहा, यह आपके खिलाफ नहीं बल्कि प्रजा की भलाई के लिए बनाई गई योजना थी। महाराज को लगता था आप एक अच्छे राजा साबित नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे खोजा और अब सब आपके सामने है। अरविंद ने कहा, ये सही है, पहले मैं इस काबिल नहीं था, पर अब मैं इस काबिल हूं। उदय ने कहा, तो साबित कीजिए। कल मैं इस कक्ष में ही रहूंगा और आप राजा बनकर सबके सामने जाइएगा। देखते हैं आप कितना बदले हैं। अरविंद इस बात पर राजी हो गए। सुबह हुई, अरविंद ने राजा की पोशाक पहनी। हालांकि काफी समय से वो एक लोहार का जीवन जी रहे थे, पर उन्हें अब जरा भी संकोच नहीं था खुद पर। उन्होंने दिन शुरू किया और एक यादगार दिन में बदल दिया। महाराज चित्रभानु अरविंद के पास आए और कहा, आज तुमने कमाल कर दिया उदय। अरविंद को ये सुनकर अच्छा भी लगा और नहीं भी। वो कक्ष में आए और कहा, मैं जा रहा हूं वापस। ये राज्य आप ही संभालिए। पर क्यों? आज तो आपने अच्छे काम किए हैं, सभी आपसे प्रसन्न हैं। अरविंद ने कहा, वो मुझसे नहीं, आपसे प्रसन्न है। मेरी इतनी प्रशंसा कभी नहीं हुई। उदय ने कहा, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं रहे, आप बदल गए हैं। दोनों कुछ देर शांत बैठे रहे। फिर उदय ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। अरविंद ने कहा, कैसा उपाय? उदय ने कहा, कुछ दिन हम दोनों मिलकर इस राज्य की बागडोर संभालते हैं। कभी आप राजा बने, कभी मैं बनता हूं। अगर कुछ दिन बाद भी आपको ऐसा लगे कि आपको जाना चाहिए, तो आप चले जाइएगा। अरविंद इस बात पर भी राजी हो गए। उन्हें समझ में आ गया, उदय एक कमाल के इंसान है। दोनों बारी बारी से राजपाट संभालने लगे। कभी दोनों दिन में कई दफा एक दूसरे की जगह ले लेते थे। कई बार यूं होता कि दोनों ही राजा बने रहते थे। एक सभा में होते तो दूसरा राज्य के दौरे पर। राज्य में ये बात भी फैलने लगी
कि राजा अरविंद के पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिससे वो एक ही समय पर 2 जगह उपस्थित रह सकते हैं। दिन और रातें बीतती गई और दोनों गहरे दोस्त बन गए। एक रोज जब कक्ष में बैठकर दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी महाराज चित्रभानु, सेनापति रणवीर और मंत्री राजवीर आ गए। अरविंद उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा उनका राज अब सबके सामने आ गया है। उदय और उनका राज। तीनों उनकी तरफ देखकर तालियां बजाने लगे। अरविंद ने हैरान होकर उदय की तरफ देखा। उदय मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सभी के साथ मिलकर ताली बजाने लगे। अरविंद को कुछ समझ नहीं आया, ये सब क्या हो रहा है। महाराज चित्रभानु ने कहा, हम बेहद प्रसन्न हैं कि आप अपनी परीक्षा में सफल रहे। सभी को आप पर गर्व है। अरविंद ने कहा, मैं समझा नहीं। सेनापति ने समझाते हुए कहा, अब तक जो कुछ भी आपके साथ हुआ सब एक योजना का हिस्सा था। अकेला जंगल जाना, लोहार बनना और फिर इस राज्य में आकर राजा के पद को संभालना, सब कुछ महाराज चित्रभानु की ही योजना थी। अरविंद विस्मित होकर सब कुछ सुनते रहे। महाराज चित्रभानु ने कहा, आपने वो कर दिखाया है जिसकी केवल हमने कल्पना की थी। आप में कमाल के बदलाव आए हैं अरविंद। उदय ने कहा, आप सभी पहलुओं में खरे उतरे हैं। अरविंद ने कहा, तो आप भी लोहार नहीं हैं? उदय ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक लोहार ही हूं और आगे भी वही रहूंगा। सभी ने अरविंद को बधाई दी और बताया, उदय सिर्फ राजा के पद को संभाल रहे थे, पर उनका राज्य अभिषेक नहीं किया गया था। कल आपका राज्य अभिषेक होगा राजा अरविंद। अगली सुबह राजा अरविंद का राज्य अभिषेक हुआ। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा अरविंद ने राज्य की भागदौड़ अपने हाथों में ली। लोहार उदय का जाने का समय भी नजदीक आ गया। सभी ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। उदय अपने गांव ताजपुर पहुंचे और घर पहुंचते से ही वहां दिव्या आ गई। उसने कहा, उदय भाई, आपने कितनी देर लगा दी आने में? उदय ने कहा, माफ करना दिव्या। दिव्या ने कहा, जरा रुको, ये क्या, आप उदय भाई नहीं हो, आप फिर से राजकुमार अरविंद हो। राजा अरविंद ने कहा, आपने मुझे पहचान लिया दिव्या। दिव्या ने कहा, तो फिर उदय भाई कहाँ हैं?
राजा अरविंद ने कहा, वो राजा बनकर राजपाट संभाल रहे हैं। दिव्या ने परेशान होकर कहा, ओहो, अब ये कौन सी योजना है? राजा अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी योजना है। अब देखते जाइए मैं क्या क्या करता हूं। रात के रथों में बैठकर नींद आपकी खिड़की से आपके कमरे में प्रवेश कर चुकी है और आप नींद में गुम हो चुके हैं। आपको नींद आ रही है। शुभ रात्रि।